नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 का नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है। उन्होंने डेट दिया था कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे और नवंबर-दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीके जीएस 50 नंबर की पूछी जाती है, जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा, जीके जीएस आप लोग किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के 35 प्लस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 35 प्लस स्कोर आप लोग कैसे करेंगे उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहले मैं बात करूँ जीके जीएस की, तो इसमें जो रहता है 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है, जीके जीएस 50 मार्क्स का रहता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें पूछी क्या क्या जाती है। ठीक है, पहले मैं बात करूँ तो इसमें स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। स्टैटिक जीके आपका लगभग 16 से 17 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर का डेटा लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 16 से लेकर 17 नंबर की इसमें इतने क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी की मैं बात करूं, पॉलिटी से भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें हमारे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये आपके 7-8 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये इतने मार्क्स का पूछा जाता है, ये एवरेज रहता है। मतलब इतने अब हो सकता है कि स्टैटिक मैंने 16-17 पूछा तो वहाँ 20 आ गए या 10 ही आए या 12 ही आई, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना एवरेज रहता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको टाइम देना पड़ेगा। कितना किसको पढ़ना है वो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो मैं सबसे पहले बात करूं हिस्ट्री के सिलेबस की, तो हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो मेनली मैं बात करूँ तो हिस्ट्री के 3 पोर्शन रहते हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत जिसे हम लोग कहते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत होता है, मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत होता है। तो ये तीनों टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, पहला तो आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। अभी टाइम है आपके पास, 5-6 महीने हैं, तो अच्छे से नोट्स बना के आप लोग रख लें, बाद में आपको रिवीजन करने में काम आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूँ जैन धर्म की, तो जैनिज़्म है, बौद्धिज़्म है, बुद्ध धर्म है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूँ, दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत में भी आपको डिटेल में जितने भी मुगल्स आए, जो भी चीज़ें हुई थी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी आपको मुगल्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। 1857 तक मुगल्स का कार्यकाल था, तो वहाँ पर तक का आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूँ विजयनगर साम्राज्य की, और जितने भी साउथ की जो डायनेस्टीज थी, जितने भी साम्राज्य थे साउथ के, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मराठाओं के बारे में पढ़ना है, मराठा साम्राज्य के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आप लोग आएंगे फिर मॉडर्न हिस्ट्री में, तो 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, और गांधी युग के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो गांधी पीरियड था, गांधी युग था, उसके बारे में पढ़ना है। और ब्रिटिश काल जो रहा था, ब्रिटिश टाइम पीरियड जो चल रहा था, तो ब्रिटिशों के बारे में भी आपको पढ़ना है। और ब्रिटिशों के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी मूवमेंट्स हो रखे थे, तो वो मूवमेंट्स के बारे में, आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्थाएँ, संस्थापक, देखिए उस टाइम पर काफ़ी सारी संस्थाएँ बनी, काफ़ी सारे उनके संस्थापक रहे, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था, कौन से संस्थापक ने बनाई थी। इसके बाद भारत के इंपॉर्टेंट युद्ध, देखिए मध्यकालीन भारत में हो गया, प्राचीन भारत से लेके इवन जो हमारा क्या कहते हैं, प्राचीन भारत से भी जो पहले का टाइम पीरियड था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का जो टाइम पीरियड था, अशोका के टाइम पे, सिकंदर जब आया था, उस टाइम से जितने भी युद्ध हुए थे, और अंग्रेज़ों के टाइम तक जितने युद्ध हुए, इंपॉर्टेंट जो भी बैटल्स हुए थे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था हिस्ट्री का, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों के बारे में बात करी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। बाकी जो भी आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस दिया गया वो तो आपको पूरा पढ़ना ही है, लेकिन इन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मैं दूसरा आऊँगा स्टैटिक जीके की तरफ। तो स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टैटिक जीके में मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है शास्त्रीय नृत्य, जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर लोक नृत्य, जितने भी फोक डांसेस होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका त्यौहार, यानी जितने भी फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट करे जाते हैं, हर एक स्टेट में जो जो फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके वाद्य यंत्र हैं, यानी जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
कि कौन सा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन बजाते थे, किससे क्या रिलेटेड है, तबला वादकों में आपको तबला वादक कौन कौन से थे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को वाद्य यंत्र पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है चित्रकला, यानी जो पेंटिंग्स वगैरह होती है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है लोक चित्रकला, यानी जो फॉक आर्ट्स है या फॉक पेंटिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जितने भी आपके युद्ध होते हैं, युद्ध के नियम सिखाए जाते हैं, मार्शल आर्ट्स जिसको बोला जाता है, तो ये युद्ध के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका पुरस्कार, यानी जो प्राइजेज़ होते हैं, ठीक है, जो प्राइज़ दिए जाते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज़ क्या है और क्या कहते हैं रैमन मैग्सेसे प्राइज़ क्या है, वो सारे प्राइजेज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आता है दिवस, यानी डेज जो होते हैं, जैसे 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 25 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो ये सारे डेट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जितने भी इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जितने भी इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं, यानी मंदिर हैं, देखिए नॉर्थ इंडिया के अलग टेंपल हैं, साउथ इंडिया के अलग टेंपल्स हैं, तो आप लोगों को साउथ इंडिया के जितने भी टेंपल्स हैं ना उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साउथ के जो टेंपल्स हैं वो ज़्यादा पुराने हैं और वहाँ पर उन टेंपल्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी खेलकूद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में बात करूँ तो पड़ोसी देश, यानी नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी हैं, इंडिया के नेबर में जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी आपको बेसिक उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उस कंट्री की GDP कितनी है, या कंट्री की करेंसी क्या है, उनकी कैपिटल्स क्या हैं, कितने स्टेट्स हैं। तो ये बेसिक जो भी जानकारी होती है अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में आपको, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी राजधानी और मुद्राएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। जैसे अब हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी राजधानी और मुद्रा यानी करेंसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेजर साइट्स जो भी होते हैं, रामसर साइट है, मेजर साइट जो भी हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सिलेबस था ये था स्टैटिक जीके का, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये स्टैटिक जीके का आपका सिलेबस था। इसके बाद मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम होती है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर आता है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान जो था उसमें जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे, सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, उनका मोटो क्या था, क्यों वो 5 ईयर प्लान स्टार्ट करा गया था और वो 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, उस टाइम पे इंडिया की जो ग्रोथ थी, GDP थी, वो क्या थी, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आपको पूछा जाएगा बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में जैसे आपको RBI है, SBI है, जितने भी बैंक हैं इंडिया के, उनके बारे में सारी डिटेल्स पूछी जाएगी। फिर मैं बात करूँ आगे तो बेरोज़गारी के बारे में आपको पूछा जाएगा, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर सेंसस आता है, जनगणना, ठीक है। जनगणना के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। जो सेंसस हुआ था 2011 में ही हुआ था, उसके बाद 21 में होने वाला था। लॉकडाउन कोरोना टाइम पीरियड के उससे उस टाइम पे हो नहीं पाया था, तो अभी तक भी जनगणना नहीं हुई है। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 2011 के ही हैं, इसी के आधार पर हम लोग चीज़ें करते हैं। तो 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर कर लेना है, चाहे आप किसी में भी पढ़ो। इसके बाद GST की मैं बात करूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। GST कब लागू हुई, क्या चीज़ें हुई, GST में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा आपको इस टॉपिक में क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका प्रमुख योजनाएं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं कुछ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी के क्षेत्र में जो भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रथम क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। और जैसे हमारा क्या कहते हैं एजुकेशन के कौन से सेक्टर में आता है, और क्या कहते हैं कृषि है, जैसे एग्रीकल्चर है, वो कौन से सेक्टर में आता है, और किस सेक्टर का कितना योगदान है हमारी GDP में, वो भी आपको टोटल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी का सिलेबस था। इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिकों में ज़्यादा आपको ध्यान देना है, बाकी सिलेबस तो आप पूरा पढ़ेंगे लेकिन इन टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूँगा ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं उनके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। देखिए ज्योग्राफी में बात करूँ तो जनगणना, ये मैं इकोनॉमी में बता चुका हूँ, तो यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, बात एक ही है, जनगणना आपको पढ़नी ही है। इसके बाद मैं बात करूँगा नदी एवं सहायक नदियाँ, जितनी भी हमारी रिवर्स
सोर्स हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी आपको पढ़नी है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। इसके बाद आते हैं झरने यानी वाटरफॉल्स, जितने भी वाटरफॉल्स हैं, झरने, प्रपात हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आते हैं दर्रे यानी जिनको हम पास बोलते हैं, तो ये जितने भी दर्रे हैं, पास हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँगा तो मिट्टी यानी सॉइल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इंडियन सॉइल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सी काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है और अलग तरीके की लाल मिट्टी है, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। किस मिट्टी में कौन सी खेती की जा सकती है, जैसे गन्ना उगाना है तो कौन सी मिट्टी में वो ज़्यादा उपजाऊ होगी, कौन सी मिट्टी उसके लिए सही रहेगी, किस में हमें गन्ना उगाना है, किस में हमें मक्के उगाने हैं, किस में गेहूँ चावल उगाना है, तो सारी चीज़ें आपको सॉइल वाले चैप्टर में, सॉइल वाले टॉपिक में क्लियर करना पड़ेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करते हैं, जो परिवहन होता है, यातायात जो साधन होते हैं, उसमें कौन कौन से साधन हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम यानी जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल के बारे में हमने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सौर मंडल में जैसे कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने उपग्रह हैं उनके, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा प्लैनेट है, उसके बारे में सोलर सिस्टम में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में आप लोगों को टोटल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं महाद्वीप, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सब कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है जनजाति यानी ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती हैं, ट्राइब्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है मौसम यानी वेदर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर है भारत का मानचित्र यानी मैप ऑफ इंडिया, तो भारत का मानचित्र तो आप लोगों ने अच्छे से ही पढ़ना है। ठीक है, मैप के थ्रू आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़नी है। भारत का जैसे लैंड एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो सारी चीज़ें आप लोग मैप के थ्रू डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस था, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सिलेबस में तो और भी चीज़ें होंगी लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद मैं बात करूँगा पॉलिटी की। तो पॉलिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देखो पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। ठीक है, जो हमारी संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रीएम्बल, जो प्रस्तावना होती है, प्रीएम्बल के बारे में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर संविधान के स्रोत यानी जो उसके सोर्सेस हैं, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने इसके पार्ट्स हैं, कितने इसके भाग हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अनुसूचियाँ यानी जितनी भी अनुसूचियाँ हैं वो आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट और उसके रिट जो भी जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जैसे नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं ना इनको, डीपीएसपी को, तो डीपीएसपी आपको पढ़ने पड़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको संसद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पार्लियामेंट के बारे में। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके अलावा आप लोगों को जैसे महत्वपूर्ण संशोधन यानी जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे, अमेंडमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स 395 तक का आपको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा भी आर्टिकल्स हैं, उनको भी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा। बाकी प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा सिलेबस पॉलिटी का, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट की बात करूं तो हमारा फिर आ जाता है साइंस वाला पोर्शन। साइंस में आप लोगों को जैसे कि पता ही है 3 पोर्शंस होते हैं। साइंस के कितने पोर्शंस होते हैं? 3। एक होता है हमारा फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, ये तीनों जो हमारे इसके पार्ट्स होते हैं, इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितने क्वेश्चन बनेंगे ना, उससे ज़्यादा हमारा बायोलॉजी से बनेगा। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कार्य, यानी जो वर्क होता है, वर्क के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऊर्जा हो गई, ऊर्जा एनर्जी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है गति यानी स्पीड के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद शक्ति के बारे में यानी पावर जो होती है उसके बारे में। ध्वनि, साउंड के बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है प्रकाश यानी लाइट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है मात्राएं एवं मात्रक यानी जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आविष्कार यानी जो खोज होती है, इन्वेंशन होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का टॉपिक था। इसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। जैसे कार्य है, कार्य का मात्रक, क्षमता, ऊर्जा, गति, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। प्रकाश है, जैसे रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा ना, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है। और क्या कहते हैं, प्रकाश में जैसे
बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपको इसमें लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस है ना, वो चीज़ें आपको इसमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। ये टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लें। फिर इसके बाद आता है हमारा बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपको डिजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिजीज़ यानी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, बीमारियाँ अलग तरीके से हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वायरस डिजीज़ होती हैं, फंगल डिजीज़ होती हैं, तो अलग अलग तरीके के डिजीज़ होते हैं, बीमारियाँ होती हैं। जो फंगस से हो सकता है, कवक जिसको बोलते हैं हिंदी में, और क्या कहते हैं बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होते हैं, वायरस होता है, वायरस से जो डिजीज़ होता है, वो सारे डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और डिजीज़ से कैसे बचना है वो चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मान लो आपको जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया से कैसे बचेंगे, तो वो चीज़ें भी आपको इसमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। विटामिन्स होते हैं, जितने भी विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, तो 12 तक के जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे विटामिन्स आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है बॉटनी, तो इसी बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है बॉटनी, और एक होता है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, जूलॉजी से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन बॉटनी से काफ़ी सारे पादपों के बारे में, जैसे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें होती है, इसमें हमें डिटेल में बॉटनी में पढ़ना पड़ेगा। फिर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, जो खोपड़ी से रिलेटेड होता है ना, आपके खोपड़े में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, यानी जो हमारा ऑइसोफेगस है, बुक्कल कैविटी है ना, मुंह से लेकर पेट तक जो लास्ट हमारा रेक्टम होता है, जहाँ से हम लोग इजेशन करते हैं, वहाँ तक का हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में बुक्कल कैविटी होती है, बुक्कल कैविटी जैसे मुँह से हम लोग खाना खाते हैं, फिर हमारा वो कहाँ से ऑइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुँचता है, वहाँ पर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वो सारी चीज़ें होती है। बाइल जूस का वहाँ पर HCl जो होता है ना, बाइल जूस, वो खाने को तोड़ के रस में स्त्रावित कर देता है, फिर वो रस क्या होता है हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है, सारे पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, फिर वो खाना जो वेस्ट होता है उसका प्रोसेस होने के बाद वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो सारी प्रोसेस होने के बाद जितना भी पाचन वगैरह जो हो चुका है वो खत्म होगा, फिर वो हमारे रेक्टम में पहुंचेगा, वहाँ से एनएस से होते हुए फिर वो इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम, यानी जो हमारा कंकाल तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हड्डियों के बारे में, हाथ की हड्डी है, कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, तो ये सारी हड्डियों के बारे में इसमें बताया जाएगा कि कौन सी हड्डी क्या चीज़ होती है। स्केलेटल सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ब्लड, यानी रक्त जो होता है, रक्त के बारे में, जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, तो ये सारे ब्लड ग्रुप्स। और इसमें जैसे डोनर होता है, रिसीवर होता है, मतलब जो दाता होता है, ग्राही होता है, जैसे सर्वग्राही हो गया जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड जैसे हमारी बॉडी में कट जाता है कभी, तो वो जो खून होता है वो रुकता ही नहीं है, तो वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो खून कैसे रुकेगा, ब्लड का थक्का जो बनता है ना, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो कैसे होती है, या जिसके बॉडी में नहीं हो रहा हो तो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो रहा होता, वो सारी डिटेल आप लोग किसमें पढ़ेंगे बेटा, ये पढ़ेंगे ब्लड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्लड में आएंगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा, वो होगा हमारा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 120 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो चुके हैं अभी के टाइम पे, तो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, हाइड्रोजन से लेकर सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे करके आप लोगों को सारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो याद होनी चाहिए। आप लोगों को शायद हाई स्कूल में याद होगा ये सारी चीज़ें, मुझे हाई स्कूल में याद था, अभी तक भी मेरे को 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स याद हैं। तो ये चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ी होंगी साइंस में। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के, वो सारे एलिमेंट्स आपको याद कर लेने हैं। कभी कभी क्या है ना, एग्जाम में दिल्ली पुलिस में आपको इनके क्रमांक पूछ दिया जाता है, मतलब जो सीरियल नंबर होता है कि जैसे मान लो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, तो आपको याद ही नहीं होगा, आप कैसे बताओगे, आपने सीरियल वाइज याद करा होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 8th नंबर पर आ रहा है, उसका परमाणु क्रमांक 8 होगा। तो इस तरीके से आप लोग गिन के भी वहाँ पर तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि एक एक अलग अलग याद करना तो आपके लिए बहुत टफ होगा। तो आप लोग क्या करें, एक चार्ट बना ले, चार्ट में सीरियल वाइज हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके 1 2 3 4 सीरियल वाइज सारे एलिमेंट्स को लिख लें। ठीक है, अब उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कि एक्टिव गैस है, कौन इनएक्टिव गैस है, कौन क्या कहते हैं उसमें मेटल है, कौन क्या है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती, बस आपको परमाणु क्रमांक सीरियल वाइज लिख के याद कर लेना है। ये आवर्त सारणी हो गई। ठीक है, उसके बाद है रसायन
रसायन मतलब केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, रसायन के बारे में। फिर हमारा फार्मूला आता है, ठीक है। फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा क्या फार्मूला होता है, किसका फार्मूला क्या है। जैसे मैं बोल दूं CaOCl2, ये किसका फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। इसमें जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन और क्लोरीन को मिला के हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। वैसे आपको जैसे पूछा जाएगा CaSO4 हाफ H2O, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O। तो ये बनता है कैसे है, CaSO4 2H2O, यानी जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इस तरीके से आप लोग ये फार्मूला भी याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमिकल नेम, यानी जो रासायनिक नाम होता है, किसका रासायनिक नाम क्या है। जैसे OH बोलते हैं, OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। नीचे लगा होता है तो होल ट्वाइस बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH। तो इस तरीके से केमिकल नेम भी होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनका केमिकल नेम क्या है। के किसको बोला जाता है, पोटेशियम का केमिकल नेम क्या है, पोटेशियम, के से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आपको केमिकल नेम भी याद करने हैं। फिर इसके बाद बात करूँ एसिड एंड बेसिस, यानी अम्ल और क्षार। अम्ल क्या होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है। क्षार क्या होते हैं, जिनका pH मान 7 से 14 तक होता है, तो वो क्षार होते हैं। और इसमें लिटमस पेपर कैसे पता करते हैं हम लोग, लिटमस पेपर को जो लाल से नीला कर दे और नीले से लाल कर दे तो वो अम्ल होता है, क्षार होता है। इस तरीके से हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। और एसिड में जैसे विटामिन होते हैं, एसिड किस किस में, जैसे नींबू में एसिड है या अम्ल है या क्षार है, वो चीज़ें हम लोग कैसे पता करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं। जैसे नींबू खट्टा है तो वो एसिडिक, उसमें एसिडिक क्या होगा, उसमें मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी होगी एसिडिक होगी। अब वैसे ही अब सारी चीज़ें हम लोग मतलब टच करके या सारी चीज़ों को हम लोग टेस्ट करके पता नहीं कर सकती कि एसिड है बेसिस है। उसमें हम लोग लिटमस पेपर है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, उसके थ्रू पता करते हैं। तो एसिड बेसिस भी आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इसके बाद आएगा रिएक्शंस एंड दियर टाइप्स, रिएक्शन और उनकी टाइप्स, यानी जो रिएक्शंस होते हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिक्रियाएँ, ठीक है। अभिक्रियाएँ और उनकी टाइप्स मतलब उनके प्रकार, कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं, किस तरीके के रिएक्शन होते हैं और उनकी टाइप क्या होती है, वो पूछा जाता है। बहुत सारे टाइप के अभिक्रियाएं होती हैं ना, उन अभिक्रियाओं को आपको याद करना है, ठीक है। और उनके टाइप कौन कौन से हैं वो भी आपको याद करना है। तो ये था केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, ये बायोलॉजी का सिलेबस हो गया और ये फिजिक्स का सिलेबस हो गया। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, तब जाके आपके साइंस में कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर बनने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सारे टॉपिक्स के बारे में हमने डिटेल में बात कर दी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका स्टैटिक जीके। हाँ, एक और चीज़, करंट अफेयर में भूल चुका। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, देखो अभी 2025 के लास्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो आपसे पूछा जाएगा 2024 के लास्ट से। तो ये आपको मान के चलना है कि 2024 और 2025 के आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ लेना है। गौरव सर, जो क्या कहते हैं, गौरव सर हैं एक, क्या कहते हैं, कुमार गौरव सर हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। कुमार गौरव सर का चैनल है, कुमार गौरव सर के चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस कंटिन्यूस चलते रहती हैं। उनकी एक बुक भी आती है, आप चाहे तो बुक भी ले सकते हैं, लेकिन बुक ना ही ले तो ठीक है, आप लोग उनकी क्लासेस से अपने नोट्स बना के 2024 के आपको नोट्स नहीं बनाने, उसको बस रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ना है। 2025 स्टार्टिंग जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जब तक आपका एग्जाम होता है, आपको डेली पढ़ना है करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। तो करंट अफेयर आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। कुमार गौरव सर के करंट अफेयर बेस्ट होते हैं, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी स्टैटिक जीके आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो स्टैटिक जीके के मेरे, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास 3 सालों से टोटल नोट्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको स्टैटिक जीके अच्छे से करा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, नवीन सर से पढ़ सकते हैं, बाकी टीचर्स हैं, या फिर नवीन सर की जो बुक आती है GS निधि करके, वो भी ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की बुक आती है, उसको भी ले सकते हैं। तो आप लोगों का जहाँ से जो आपका मन करे वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने थे वो आपको बता चुका हूँ। बाकी आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। दूसरों के टाइम टेबल से, दूसरों के जो क्या कहते हैं शेड्यूल होता है ना, दूसरों के शेड्यूल से आप लोग पढ़ोगे तो कभी आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाओगे। खुद का शेड्यूल बनाओ, खुद का टाइम टेबल बनाओ कि किस तरीके से आपको कितना टाइम किसको देना है। आपको मैंने वेटेज बता दिया कि GS का वेटेज 50 मार्क्स का है, उसमें स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को किसको कितना टाइम देता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम निकाल के आप किस सब्जेक्ट को कितना दे पाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप समझ गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पुलिस कांस्टेबल हो गया,
पुलिस कांस्टेबल कहाँ का, दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी, ये दोनों में आपको यही सिलेबस देखने को मिलता है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके का जो सिलेबस रहेगा वो यही रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो यही सिलेबस रहेगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।